वो देखा था हमने रिजोल्यूशन एंड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। मैं थोड़ा बहुत जल्दी से बता देता हूँ ये हमने क्या सीखा था। इसमें हमने रिजोल्यूशन और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में क्या सीखा था कि अगर कोई वेक्टर है ए और वो इस तरीके से लिखा हुआ है ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप या ए जेड के कैप, ठीक। तो जो ए एक्स है दैट इज अ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट along या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर along x एक्सिस। और इसी तरीके से ए वाई की बात करें तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर along y एक्सिस। और इसी तरीके से ए जेड की बात की थी हमने तो ए वेक्टर का along z एक्सिस। तो ये थे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं? जो आपस में परपेंडिकुलर रहे, जैसे कि ए एक्स एक्स एक्सिस के अलोंग है, ए वाई वाई एक्सिस के अलोंग है और ए जेड जेड एक्सिस के अलोंग है। तो ये सारे जो है वो एक दूसरे से क्या है? परपेंडिकुलर। इसीलिए इन सभी को क्या बोला गया? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी वेक्टर तीनों डायमेंशंस के अक्रॉस लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इस चीज को समझना होगा। यहाँ पर रिजोल्यूशन की बात की जाए, रिजोल्यूशन की, तो मैंने आपको रिजोल्यूशन में ये बताया था, रिजोल्यूशन में मैंने बताया था कि अगर कोई वेक्टर है, सपोज दिस इज अ ए वेक्टर, ये एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के साथ अगर ये एंगल अल्फा बना रहा है और वाई एक्सिस के साथ अगर ये एंगल बीटा बना रहा है और जेड एक्सिस के साथ ये एंगल गामा बना रहा है और इसका मैग्नीट्यूड है ए वेक्टर का मॉड ए। तो अगर हम रिजॉल्व करें वेक्टर ए को तो जो कंपोनेंट हमें मिलेगा, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस, ये कितना मिलेगा हमें? ये मिलेगा मॉड ए कॉस अल्फा, जिसको हम ए एक्स बोलते हैं। ax जो है दैट इज द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। ये कितना मिला? मिला मॉड ए कॉस अल्फा। अल्फा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर एंड द एक्स एक्सिस। को मेरी आवाज क्लियर है सभी को? यस सर। हाँ, ठीक। और अगर मैं ए वाई की बात करूं, ए वाई, तो ए वाई दैट इज द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, और ये कितना मिलेगा? मॉड ए कॉस बीटा। और देन ए जेड दैट इज द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस, ये कितना मिलेगा? मॉड ए कॉस गामा। ये चीज हमने पढ़ी थी, रिवाइज की, थोड़ी बहुत हमने डिवीजन कर लिया। अब हम आज आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, जल्दी से करके बताओ मुझे। पहला क्वेश्चन, इफ अ वेक्टर A, if a vector A as shown in figure is resolved along three axes, then its components along x, y, z respectively are, वेक्टर कुछ इस तरीके दिया। ये वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है √3 और दिस इज एंगल 60 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया x, ये y एंड दिस इज द वेक्टर a।
तो ये √3 जो है इसका मैग्नीट्यूड है। लाइज इन XY प्लेन, लाइज इन XY प्लेन। सो हमें बताना है AX, AY, AZ। जल्दी से बताओ। आंसर बताओ जल्दी से। 3/2 in the x-axis. √3/2 in the x-axis. 3/2 in the x-axis. तो अगर हम AX देखते हैं, AX, तो AX किसके क्या आंसर आएगा? mod A into cos 60 डिग्री। तो mod A कितना है? √3। cos 60 क्या होता है? 1/2। तो ये आएगा √3/2। ठीक। और AY mod A cos 30 डिग्री, that is √3 into √3/2। कितना आ गया? 3/2। so the A vector को हम क्या लिख सकते हैं? AX I cap प्लस AY J cap। तो A वेक्टर AX की जगह लिखूंगा √3/2 ये I cap, और AY की जगह लिखूंगा 3/2 J cap। अच्छा AZ कितना होगा? AZ that is √3 into cos 90। AZ हो गया 0, AZ 0 तो 0 K cap। सर हाँ सर बोलो। ये एक चीज बताना सर, ये जेड एक्सिस से 90 डिग्री एंगल कैसे बना रहा है सर? ये समझ में नहीं आया था सर। देखो ये XY एक्सिस में लाई कर रहा है, मतलब XY प्लेन Z एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा? Z एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा? ये 90 डिग्री। XY प्लेन जो तुम दिख रहा है, जो व्हाइट बोर्ड है, दैट इज अ XY प्लेन, और जो तुम्हारी तरफ एक्सिस आ रही है दैट इज अ Z एक्सिस। ओके सर, ओके, आगे ठीक है। क्लियर? यस। दिस इज द आंसर। जो A वेक्टर हम लिख सकते हैं वो ये आएगा। ठीक है, लास्ट 10 सेकेंड्स। जिनका हो गया है वो मुझे डन भेजें, थम्स अप भेजें। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। से क्वेश्चन नंबर 45 में डाउट था मेरा वेक्टर्स में। हाँ अभी देखेंगे हम शीट। ठीक है, थोड़ी देर में देखते हैं। ओके। अब टाइप्स ऑफ वेक्टर हम चल रहा था, तो एक वेक्टर होता है दैट इज कॉल्ड अ रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर, ये हेडिंग डालेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। और ये क्या होता है जरा ध्यान से सुनो। द वेक्टर which represents the effect of all other vectors. The vector which represents the effect of all other vectors. सर स्क्रीन क्लियर नहीं है आपकी। Screen is not clear. सभी लोगों के साथ? सभी लोगों के साथ है ऐसा? सर हो गई, अब हो गई। हो गई। तो देखो सर, the vector which represent the effect of all other vectors, ठीक है, for which
we are calculating resultant देखो जरा ध्यान से, रिजल्टेंट वेक्टर्स की अगर हम बात करें तो सपोज करो हमारे पास एक ये वेक्टर है ए वेक्टर और एक ये बी वेक्टर है, ठीक है। तो अगर मैं एक सिंगल वेक्टर देखूं, ये आर वेक्टर, इफ आर वेक्टर इज a resultant of A vector and B vector, then R vector is equal to A vector plus B vector. और मैं इस A plus B के वेक्टर को R वेक्टर से रिप्लेस कर सकता हूं। तो देखो अगर हमारे पास कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस है जिसमें दो वेक्टर्स हैं A और B, और इन ए और बी का दोनों का कंबाइंड इफेक्ट मुझे सिंगल वेक्टर से दिखाना है, तो ए और बी का जो एडिशन आएगा वो इनका रिजल्टेंट शो करेगा। यानी ए और बी की जगह जो रिजल्टेंट शो करेगा वो अब आर वेक्टर शो करेगा, और आर वेक्टर को कैसे निकाला जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की मदद से। तो ये होता है रिजल्टेंट वेक्टर, जो हम कैसे निकालते हैं, दो वेक्टर्स के एडिशन से, ठीक है। सो मैथमेटिकली अगर हम बात करें तो ए वेक्टर में जब बी वेक्टर को ऐड कर देंगे तो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा क्या, आर वेक्टर। नोट डाउन करो इस चीज को। और अब हम बात करेंगे कि रिजल्टेंट निकालते कैसे। सर मोर देन टू वेक्टर हो सकते हैं ना? क्या हो गया, मोर देन टू वेक्टर्स हो सकते हैं, बिल्कुल मतलब मोर A देन और टू B और वेक्टर्स C। हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, मोर देन Okay, टू वेक्टर्स हो सकते हैं और कोई जरूरी नहीं। तो जैसे अगर ए वेक्टर है, बी वेक्टर है और मान लो सी वेक्टर है, ठीक है। सो द रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर will be a vector plus b vector plus c vector। तो अगर मोर देन टू वेक्टर्स होंगे तो भी हमें यही करना है। और सर वेक्टर्स किसी भी प्लेन में हो सकते हैं? किसी भी प्लेन में। ठीक है सर। हटा रहा हूं मैं इसको। देखेंगे अब हम रिजल्टेंट के बारे में जानेंगे। तो रिजल्टेंट को देने के लिए कुछ लॉज बनाएंगे। तो पहली लॉ है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, इसका स्टेटमेंट देखो। स्टेटमेंट क्या है, ध्यान से सुनो। if the two non-zero vectors, if the two non-zero vectors are represented by the sides of the triangle, taken in the same order, then the resultant of these two vectors is given by the vector
along the side, along the third side in opposite order, in opposite order. Okay, देखो जरा कैसे. सपोज ये ट्रायंगल है, मैंने ट्रायंगल बना लिया, मान लिया ए बी सी. तो एक वेक्टर मान लिया मैंने कौन सा, ए बी वेक्टर, और एक वेक्टर मान लिया मैंने बी सी वेक्टर. तो अगर मैं ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर इन दोनों का रिजल्टेंट देखूं तो वो कौन देगा, वो देगा ए सी वेक्टर, दैट इज इक्वल टू ए सी वेक्टर. ठीक है, तो ये चीज अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगल लॉ दिख रही है. इस चीज को समझो, क्या कह रहा है. एक साइड ये है, दिस इज अ ए बी वेक्टर, और एक है बी सी वेक्टर. तो देखो दोनों की जो डायरेक्शंस है वो सेम ऑर्डर में. यहां पर हेड ऑफ ए बी वेक्टर, ठीक है, किससे मिल रहा है, टेल ऑफ बी सी वेक्टर. ठीक है, या फिर मैं ये कहूं कि अगर ये क्लॉकवाइज, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, लेकिन ये कैसा जा रहा है, क्लॉकवाइज. तो जो डायरेक्शन अपोजिट होती है वो डायरेक्शन रिजल्टेंट देता है सेम डायरेक्शंस वाले वेक्टर्स की. तो देखो जरा, ये भी अगर मैं क्लॉकवाइज ले लेता हूं तो ये भी क्लॉकवाइज, सॉरी ये एंटी क्लॉकवाइज, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज. तो इन दोनों का सम के बराबर ये जो अपोजिट में जा रहा है, जो क्लॉकवाइज में जा रहा है, उसके बराबर. ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है. दिस इज अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगल लॉ. एंड एसी वेक्टर यहां पर क्या हो गया है, रिजल्टेंट ऑफ ए बी वेक्टर एंड बी सी वेक्टर. नोट डाउन करो जरा. सर ये आया कैसे, पता कैसे चला हमें? ये पता कैसे चला, दिस इज द लॉ. इसका डेरिवेशन तुम वेक्टर अलजेब्रा में देखोगे जब तुम मैथमेटिक्स में पढ़ो. अभी सिर्फ हम डेफिनेशन देख रहे हैं, डेरिवेशन नहीं देख रहे. डेरिवेशन में पूरा वेक्टर अलजेब्रा लग जाएगा, तो उसकी डिटेल में हम अभी नहीं जा रहे. सर मतलब एसी और एबी का फिर बीसी हो जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर. क्या हो गया, सर एसी और बीसी का वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर से बीसी हो जाएगा, ऐसा है नहीं क्या? होगा. देखो बीसी वेक्टर ऐसे में है, तो Yes, क्या sir. एसी वेक्टर और बीसी वेक्टर सेम ऑर्डर में है, नहीं है. नो सर. सेम ऑर्डर के जो साइड्स होते हैं, सेम डायरेक्शन वाले, उनका ही रिजल्टेंट अपोजिट साइड देती है. ओके सर. अपोजिट साइड वालों का रिजल्टेंट ये नहीं देगा, सेम साइड वालों का रिजल्टेंट अपोजिट वाला देगा. ठीक है, अब देखो यहां से अगर मैं बात करूं, फ्रॉम द ट्रायंगल लॉ, फ्रॉम द ट्रायंगल लॉ, इफ हमारा कोई ट्रायंगल ऐसा है जिसमें भाई ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और ये सी वेक्टर है, तो मैं यहां क्या लिख सकता हूं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर. ठीक है, और अगर मैं इस ट्रायंगल को उल्टा बना दूं, जैसे कैसे बना दूं, देखो ध्यान से. इसको मैं ए वेक्टर ही रखे रहने दूं, ठीक है, और इसको मैं बी वेक्टर कर देता हूं, ये बी वेक्टर है ही. अगर मैंने इसकी डायरेक्शन रिवर्स कर दी, अगर मैंने इसकी डायरेक्शन रिवर्स कर दी, तो मुझे ये बताओ यहां कौन सा वाला वेक्टर लिखूं, ये कौन सा वेक्टर है,
कौन सा वाला वेक्टर बनेगा ये? अगर मैंने सी वेक्टर को रिवर्स कर दिया तो ना, ये बनेगा माइनस सी वेक्टर। ये बना माइनस सी वेक्टर, बिल्कुल सही है। और तुम यहां से देखो जरा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इक्वल टू 0। तो अगर हम if all are in same order, if all are in same order, just do the sum, या फिर मैं ये कहूं if all are in the same order, resultant of all vectors कितना आएगा? 0। ठीक सर है, 0 होगा कि 0 वेक्टर होगा? 0 वेक्टर, बिल्कुल सही समझ गए। यस सर। वेरी नाइस। तो कंक्लूजन क्या बना? कंक्लूजन ये है कि अगर ये सारे सेम ऑर्डर में हैं, तो जैसे अगर ये ए ऑर्डर, ये बी, ठीक है, और ये इसको मैंने सी नाम दे दिया, तो चलो इसको पी नाम दे दो, कंफ्यूजन ही हट जाएगा। तो पी क्यू और आर, तो अगर हम देखें तो सारे के सारे सेम ऑर्डर में, तो सारे अगर सेम ऑर्डर में हैं तो पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर प्लस आर वेक्टर ये किसके बराबर आएगा? जल्दी कमेंट करो। बिल्कुल 0 वेक्टर के बराबर। बिल्कुल सही है। तो नोट डाउन करो जल्दी से। तो ये था ट्रायंगल लॉ। ठीक है, और ट्रायंगल लॉ के बाद पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो अभी हमने ट्रायंगल लॉ सीखा था, अब हम पैरेललोग्राम देख रहे हैं। तो देखो इसका स्टेटमेंट क्या है? इसका स्टेटमेंट है द रिजल्टेंट ऑफ two vectors is given by the diagonal of the parallelogram formed by the two vectors, तो देखो जरा कैसे। तो हम निकालना चाहते हैं रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। सो क्या हो रहा है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। इन दोनों के बीच का एंगल विथ एंगल थीटा, इन दोनों के बीच का एंगल है कितना? थीटा। तो अगर मुझे ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट चाहिए, यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर का मुझे रिजल्टेंट चाहिए, ये क्या लिखा हुआ है? दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। ठीक है,
तो ये अगर मुझे चाहिए तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मुझे ए और बी की मदद से, ए वेक्टर और बी वेक्टर की मदद से एक पैरेललोग्राम बनाना होगा। तो पैरेललोग्राम कैसा बनेगा, ऐसा बने। ये जो है ये मैग्नीट्यूड कितना है, मॉड ए, ये वाला मैग्नीट्यूड भी कितना होगा, मॉड ए। ठीक, और इसी तरीके से ये मैग्नीट्यूड भी कितना हो गया, मॉड बी। तो अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो देखो इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर ए और बी का रिजल्टेंट चाहिए, तो ये मेरा ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, इनका रिजल्टेंट मुझे क्या देगा, मुझे ये रिजल्टेंट मिलेगा इस डायगोनल के अलोंग, इस डायगोनल के अलोंग। तो दैट इज माय रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये आर वेक्टर जो ये डायगोनल दे रहा है, दिस डायगोनल, ठीक है, क्रॉसिंग the angle between them, the angle between the vectors gives resultant। नोट डाउन करो जल्दी से। ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो अगर हमें ए और बी के बीच का रिजल्टेंट चाहिए, यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ वो किसके अलोंग आएगा, डायगोनल के अलोंग आएगा, जो डायगोनल इनके एंगल को क्रॉस करेगा। तो दिस इज द रिजल्टेंट, ये जो है दिस इज द रिजल्टेंट। जो ये वाला डायगोनल है यहां से यहां वाला, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। जल्दी से लिखेंगे इसको। तो अब देखेंगे हम मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, magnitude of the resultant of the two vectors। suppose एक हमारे पास a वेक्टर है, this is a a vector and this is a b vector। और अच्छा बना देता हूं, this is a b vector, ठीक है, this is a vector, this is b vector, और इनकी मदद से हमने बना दिया एक पैरेललोग्राम। तो दिस इज द डायगोनल जिसको हम रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं। ठीक, तो अगर मुझे रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, इसका मतलब है मुझे a प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक है, a प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसका मतलब क्या है कि मुझे लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम ये चाहिए। तो मुझे ये लेंथ निकालनी हो। ये लेंथ कैसे निकालें, हमारे पास ये एंगल है थीटा, तो ये एंगल मान लिया हमने अल्फा। तो ये लेंथ मुझे निकालनी है डायगोनल की। तो डायगोनल की लेंथ कैसे निकालें, तो दिस इज द ए वेक्टर। तो भाई इसकी ये जो साइड हो गई ये कितनी हो गई, दिस इज मॉड ए, ठीक है। अब अगर मैं ध्यान से इसको एक्सटेंड कर दूं, तो मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूं, कि मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया थोड़ा सा, और यहां से मैंने एक 90 डिग्री का ट्रायंगल देखा, ठीक।
चलो तो नाम दे देता हूं मैं कुछ, इसको नाम दे देता हूं मैं W, ये पॉइंट हो जाएगा मेरा X, ये पॉइंट हो जाएगा Y, ये हो जाएगा Z, और W X Y Z खत्म हो गए हमारे पास, और इसको नाम दे देता हूं S। तो अगर मुझे डायगोनल की लेंथ चाहिए तो ये चीज मुझे चाहिए होगी, दिस, ये लेंथ कितनी होगी जरा बताओगे मुझे, ये लेंथ कितनी होगी? अगर ये थीटा है, दिस इज द थीटा, तो ये भी थीटा ही होगा। ये लेंथ मॉड ए के बराबर होगी, तो मुझे बताओ ये वाली लेंथ कितनी होगी, जल्दी से बता। कॉस थीटा के टर्म में, बिल्कुल सही है, सॉरी ये मॉड बी है, और ये लेंथ कितनी होगी, मॉड बी कॉस थीटा। तो ये हो गई मॉड बी कॉस थीटा, ठीक है। अब ये लेंथ भी मॉड ए है। अच्छा, ये वाली लेंथ जो है, ये लेंथ, ये कितनी हो गई, मॉड बी साइन थीटा। तो अगर हम देखें फ्रॉम द ट्रायंगल, फ्रॉम द ट्रायंगल, कौन सा वाला ट्रायंगल, W Y और Z, फ्रॉम द ट्रायंगल W Y Z, ये हो गया मॉड बी साइन थीटा। ये कितना हो गया टोटल, टोटल लेंथ बता सकते हो कमेंट करके, ये टोटल लेंथ कितनी हो गई, ये टोटल लेंथ, ये मेरा y, ये w, और दिस इज z, दिस इज एंगल अल्फा, ये टोटल लेंथ, बिल्कुल मॉड ए प्लस मॉड बी कॉस थीटा, ये हमारी लेंथ आ गई। तो मुझे रिजल्टेंट चाहिए, रिजल्टेंट कौन सी लेंथ है, ये वाली। तो अब मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। So by the Pythagoras, mod r square that is equal to mod a plus mod b into cos theta का whole square and plus mod b sin theta का whole square। इसको मैं एक्सपेंड कर देता हूं, तो ये बनेगा mod a स्क्वायर प्लस mod b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 mod a mod b cos थीटा प्लस mod b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। तो यहां से अगर हम देखें तो ये बनेगा mod a स्क्वायर, mod b स्क्वायर और mod b sin स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा, mod b स्क्वायर प्लस 2 mod a mod b cos थीटा। और अगर मैं इसका अंडर रूट ले लूं तो ये बनेगा mod r के बराबर। तो ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला, नोट डाउन करो जल्दी से। तो सर एक बार फिगर समझा दीजिए सर, नेट चला गया था। कौन सा वाला, सर जो ऊपर बना हुआ ना बड़ा सा फिगर, ये फिगर, हाँ। देखो इसको हमने एक्सटेंड किया है, ये हमारा पैरेललोग्राम था जो ए और बी की मदद से बन गया था। मुझे इसकी डायगोनल की लेंथ चाहिए क्योंकि मुझे चाहिए रिजल्टेंट जो कि ये डायगोनल देता है अकॉर्डिंग टू द पैरेललोग्राम। तो मुझे ये डायगोनल की लेंथ निकालने के लिए मुझे ये ट्रायंगल पूरा चाहिए होगा। कौन सा ट्रायंगल, W Z और Y। तो ये लेंथ कितनी हो गई, ये लेंथ हो गई मॉड बी का cos थीटा, और ये लेंथ कितनी हो गई, मॉड बी का sin थीटा। तो अब अगर मैं ये पूरा ट्रायंगल लूं तो ये ट्रायंगल कौन सा बन गया, WYZ, जिसमें ये हो गया मॉड बी sin थीटा और ये हो गई पूरी लेंथ मॉड ए प्लस मॉड बी cos थीटा। पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हमने हाइपोटेन्यूज की लेंथ निकाल दी, वो ये आ गई। ओके सर, थैंक यू सर। तो नोट कर लो,
नोट डाउन करने के लिए मैं टाइम दे रहा हूं आपको 1 मिनट, और कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। हेलो सर। हाँ सर ये बी मॉड बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस मॉड बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कहाँ चले गए सर? ये देखो जरा कहाँ चले गए। मॉड बी स्क्वायर कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर। प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ओके ओके। और वो क्या हो जाता है 1। 1। हाँ, तो हमने यहाँ पर यूज की है प्रॉपर्टी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। जब लिख लो तो बता देना, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर ये तो हमने डायरेक्टली मॉड ए प्लस मॉड बी का होल स्क्वायर कर दिया है, जो ऊपर मॉड ए रिजल्टेंट में लिख रहा था। नहीं किया डायरेक्ट हमने, कहाँ किया नहीं, हमने डायरेक्ट? डायरेक्ट नहीं, लेकिन आंसर तो वही आ रहा है सर। कैसे, किसका क्या आंसर आ रहा है? जैसे रिजल्टेंट में लिख रहा है कि मॉड अच्छा, ये नीचे हाँ वाली लेंथ का होल स्क्वायर, नीचे वाली लेंथ का होल स्क्वायर करोगे तो ये थोड़ी मिलेगा। नहीं सर, ये डायग्राम के नीचे जो है ऊपर वाला डायग्राम, उसके नीचे लिख रहा है रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू मॉड, ये होल मॉड लिख रहा है ना, ये वाला। हाँ यही। हाँ, इसका होल स्क्वायर हो गया ये तो सर, सीधा बिल्कुल सीधा। हो गया। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, मना नहीं है। तो ये एक्चुअल में है क्या, ये है क्या, दिस इज द लेंथ ऑफ द डायगोनल। तो ये जो आर है ये किसके बराबर है, ये जो मॉड आर है ये है किसके बराबर, रिजल्टेंट के ही तो मॉड के बराबर है। तो ये लिखा हुआ है a प्लस बी का मॉड अंडर रूट में। बट सर ये कॉस स्क्वायर थीटा नहीं मिलेगी यहाँ से, फिर वैल्यू मिल जाएगी कि इससे अगर स्क्वायर कर दे देंगे? अरे इसका होल स्क्वायर थोड़ी कर सकते हो डायरेक्ट, ये वेक्टर्स हैं और वेक्टर्स ओके का सर, ओके। सम डिपेंड करता है उनके बीच के एंगल पर। तो देखो कंक्लूजन क्या निकल रहा है, चलो कंक्लूजन ये आया कि जो मॉड आर होता है वो होता क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का सम। ठीक है, दैट इज अ रिजल्टेंट ऑफ ए प्लस बी। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ये है क्या, ये मॉड आर है क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। और ये किसके बराबर आया है, अंडर रूट मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो ये चीज आपको याद रखनी है, और इसका नीचे हमने डेरिवेशन किया। ठीक है, और अब जरा देखो एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट एंड वेक्टर, एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट एंड द वेक्टर। So from the above figure हमने क्या किया है, एक वेक्टर इस तरफ माना ए वेक्टर और एक इस तरफ माना दैट इज अ बी वेक्टर, और थोड़ा सा ऊपर बना देता हूं, दिस इज अ बी वेक्टर। इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आया, इनके डायगोनल के अलाउ। तो ये पैरेललोग्राम बनाया और ये डायगोनल, ये आया इनका रिजल्टेंट। रिजल्टेंट मतलब क्या, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये एंगल अल्फा मान लिया, तो अल्फा इज द एंगल
between the r vector and a vector. ठीक है? सो अब जरा देखो, अगर मैं tan अल्फा निकालता हूं, tan अल्फा, तो tan अल्फा कैसे निकालूंगा? ये लेंथ थी कितनी, मॉड बी साइन थीटा, और ये लेंथ थी कितनी, मॉड बी कॉस थीटा। तो अगर मेरे से tan अल्फा पूछा जाए तो tan अल्फा कितना होगा, मॉड बी साइन थीटा डिवाइड बाय पूरा बेस, मॉड ए जो कि इस लेंथ के बराबर, दिस इज मॉड ए, और प्लस मॉड बी कॉस थीटा। ये आ गया हमारा tan अल्फा। ये एंगल किसके बीच में बन रहा है, आर वेक्टर एंड ए वेक्टर के बीच में, और बिटवीन आर वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच में कितना बनेगा, जल्दी से बताओ। आर वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में कितना बनेगा, कितना बनेगा, थीटा माइनस अल्फा, 90 माइनस अल्फा नहीं, थीटा माइनस अल्फा। दिस इज द एंगल टोटल थीटा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, थीटा माइनस अल्फा। हाँ बिल्कुल, तो नोट डाउन करना जल्दी से, फर्स्ट और सेकंड। नोट डाउन करने के बाद मुझे थम्स अप भेजना, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये डन हो गया, मोहिनेश, सुरभि, वेरी गुड। Some special cases. Next heading, some special cases. First, for the parallel vectors, A and B, थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। सो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ मॉड ए मॉड बी, एंड दैट इज इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी का होल स्क्वायर और अंडर रूट। तो अंडर रूट के बाद जब स्क्वायर खोलेंगे तो मुझे बता, प्लस माइनस लगाऊं या नहीं लगाऊं, यहां पर प्लस माइनस लगाऊं या नहीं लगाऊं, नहीं लगाऊंगा, बिल्कुल सही है, क्योंकि दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो प्लस में ही आएगा, और ये आएगा मॉड ए प्लस मॉड बी के बाद। सो अगर हम देखें तो दो वेक्टर्स अगर पैरेलल हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, इनके बीच का एंगल 0 डिग्री, सो ए प्लस बी जो बनेगा वो इन दोनों का सम हो जाएगा, मॉड ए प्लस मॉड बी, दैट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सिंपल, ठीक है। तो ये दोनों की लेंथ ऐड कर दी हमने, तो रिजल्टेंट मिल गया हमें। तो ये हो गया इन दोनों का रिजल्टेंट, ठीक है। दिस इज, या फिर मैं ये कहूं, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड।
तो अगर मेरे से पूछा जाए a प्लस बी का मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, तो मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी और कब, एट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पर। a प्लस बी की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है, a प्लस बी, यानी जो रिजल्टेंट है उसकी मैक्सिमम वैल्यू। नोट डाउन करो जल्दी से। सर हाँ सर ये तो सर पैरेलल भी और कोलिनियर भी तो है ही साथ में, पैरेलल वेक्टर तो बिल्कुल। ऊपर नीचे भी हो सकते हैं सर। बिल्कुल तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ हमें एंगल से मतलब होता है। तब भी सर सम यही आएगा a प्लस बी। बिल्कुल आएगा, क्योंकि ये फ्री वेक्टर्स है। ओके सर। तो फ्री वेक्टर्स को तुम डिस्प्लेस कर सकते हो, लेकिन फिक्स्ड वेक्टर्स है तब भी इसी तरीके से आंसर निकालोगे। तो इसका मतलब ये हुआ कंक्लूजन, फॉर एनी अदर एंगल जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू हो सकता है मैक्सिमम वैल्यू के। जो भी रिजल्टेंट आएगा वो या तो कम होगा या बराबर हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता। यानी a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा मॉड a प्लस मॉड बी से कम रहेगा। नोट करो, क्योंकि दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, तो जितने भी रिजल्टेंट आएंगे इससे तो कम ही रहेंगे। कोई अदर एंगल अगर आप देख लो थीटा 0 डिग्री के अलावा, तो वो हमेशा इससे कम ही होगा। ठीक है, और एंटी पैरेलल थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। तो जब 180 करूंगा तो यहाँ पर cos 180 आएगा, तो यहाँ पर साइन कौन सा लगेगा, माइनस। तो यहाँ पर साइन कौन सा आ जाएगा, माइनस। तो ये सेकंड केस है। थीटा इक्वल टू 180 अगर हम करेंगे तो एक वेक्टर इस तरफ होगा और एक वेक्टर इस तरफ, तब जाके इनके बीच का एंगल है 180 डिग्री। तो अगर हम इनका रिजल्टेंट निकालेंगे तो रिजल्टेंट जो आएगा वो आएगा a माइनस बी। तो ये किसके बराबर आ रहा है, मॉड a माइनस मॉड बी। तो मॉड a माइनस मॉड, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ a प्लस बी। तो ये आ गया हमारा रिजल्टेंट, और ये वैल्यू मिनिमम होगी या मैक्सिमम। सो दिस इज द मिनिमम वैल्यू, दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट। अगर हम मिनिमम की बात करें, मिनिमम की, तो मिनिमम की वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, मॉड a माइनस मॉड बी। कितने एंगल पर, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, और थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। यानी अगर हम किसी और एंगल पर देखें तो जो हमारा रिजल्टेंट होगा वो हमेशा बड़ा मिलना चाहिए आर मिनिमम से, और आर मिनिमम कितना है, मॉड a माइनस मॉड। मिनिमम में जो ब्रैकेट में लिखा है मॉड्यूलस ए, मतलब वो वाला, उसमें से माइनस होगा। नहीं, उस देखो रिजल्टेंट हमेशा क्या लिखा जाता है, a प्लस बी। ओके ओके सर। ठीक है, अब वो बात अलग है कि ये चीज इसके बराबर आ रही।
ठीक है, हो गया, डन। तो कंक्लूजन ये आ रहा है कि जो रिजल्टेंट है ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इसका जो मॉड आएगा वो हमेशा बड़ा होगा, ठीक है, आर मिनिमम के मॉड से, और हमेशा छोटा होगा आर मैक्सिमम के मॉड से। इसका मतलब है रिजल्टेंट कैसे लिखते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड, ये हमेशा बड़ा होगा मॉड ए माइनस मॉड बी से, और हमेशा छोटा होगा मॉड ए प्लस मॉड बी। सो दिस इज द रिजल्ट, इंपॉर्टेंट। ठीक है, 1 मिनट रुकेंगे जरा। चलो डन सभी का, हटा रहा हूं मैं इस चीज को। आगे बढ़ते हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूं, क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन, which of the following can't be the resultant of 6 Newton and 8 Newton, 6 Newton and 8 Newton force। पहला ऑप्शन 4 न्यूटन 2 न्यूटन, दूसरा ऑप्शन 6 न्यूटन 8 न्यूटन, सी ऑप्शन 5 न्यूटन 1 न्यूटन, एंड डी ऑप्शन 4 न्यूटन 4 न्यूटन। सॉरी 6 और 2 है, 6 और 2, 6 एक मिनट जरा, क्वेश्चन में गड़बड़ है। Which of the following cannot be the resultant of 6 Newton and 2 Newton? तो अब बता, इन चारों में से कौन सा पॉसिबल नहीं है? ऑप्शन डी। चलो देखते हैं, कर लो सभी लोग, टाइम दे रहा हूं मैं आपको 50 सेकेंड्स, अच्छे से नोट डाउन कर लो। वो पेयर्स जो थे वो दूसरे क्वेश्चन के थे, ये अलग है। 6 न्यूटन और 2 न्यूटन का जो फोर्स है उनका रिजल्टेंट क्या नहीं हो सकता। तो देखो सॉल्यूशन क्या कहता है, we know that जो रिजल्टेंट है ए वेक्टर और बी वेक्टर का, उसका मैग्नीट्यूड मॉड ए माइनस मॉड बी से बड़ा होगा, मॉड ए प्लस मॉड बी से कम होगा। यानी जो 6 न्यूटन और 2 न्यूटन का फोर्स है, ठीक है, उन दोनों का रिजल्टेंट किससे कम हुआ, 8 से कम होगा और 4 से ज्यादा होगा। ठीक है, तो दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ 6 न्यूटन एंड 2 न्यूटन।
तो 4 और 8 के बीच में कौन कौन आ रहा है? 4 आ रहा है, 4 इज पॉसिबल, ठीक है। 6 आ रहा है, 6 इज पॉसिबल। इसी तरीके से 5 भी आ रहा है, तो 5 ऑल्सो पॉसिबल, बट 1 is out of range, so it is not possible. तो आंसर आएगा डी। बिल्कुल सही है। कितने लोगों का आ गया था? वेरी गुड रौनक, वेरी गुड ओम, माधव, हर्ष, 4-5 लोगों का। तनिष्क अब आया, ठीक है, बिल्कुल सही, वेरी गुड। दिशिता, विपुल। तो इस तरीके के क्वेश्चन शीट में भी है, और ट्राई करना, ठीक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following pairs, which of the following pair can't give zero resultant? Which of the following pair can't give the zero resultant? पहला ऑप्शन 4 न्यूटन, 2 न्यूटन। दूसरा ऑप्शन 6 न्यूटन, 8 न्यूटन। तीसरा ऑप्शन 5 न्यूटन, 1 न्यूटन। और लास्ट ऑप्शन दैट इज डी, 4 न्यूटन, 4 न्यूटन। चलो बताओ भाई, जीरो रिजल्टेंट कौन सा पेयर नहीं दे सकता? ए नहीं दे सकता। अच्छा, अच्छा, कैसे पता लगा? तनिष्क, माइक ऑन करो। यस सर। कैसे ढूंढ रहे हो? सर कहते हैं अगर हम लोग 4 में से अगर 2 को माइनस करेंगे तो सर एज की रेंज आएगी 2 और 6 के बीच में रेंज आएगी, लेकिन सर बाकी में करेंगे किसी में नेगेटिव की वैल्यू है, किसी 0 आएगा, तो सर इसलिए ऐसे बचेगा। ओके, मतलब अगर हम 6 और 8 के बारे में बात करें तो देखो, इसका सॉल्यूशन कैसे ढूंढ सकते हैं? रेंज से आप ढूंढ सकते हो एक तो, लेकिन रिजल्टेंट हमेशा पॉजिटिव मिलता है, ठीक है। तो अगर हम 6 और 8 की बात करें तो देखो, जीरो रिजल्टेंट चाहिए। मैं रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाऊंगा, अंडर रूट मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी cos theta, and we know that cos theta always less than equals to 1. So for now, अब मैं for the B ऑप्शन के लिए चेक करता हूँ, मतलब B ऑप्शन के लिए, या चलो A ऑप्शन के लिए चेक करता हूँ। फॉर A ऑप्शन रिजल्टेंट मुझे 0 चाहिए, अंडर रूट ये हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 2 इंटू कॉस थीटा। तो 0 इक्वल टू क्या बनेगा? 16 प्लस 4 प्लस 2 4 जा 8 8 2 जा 16 cos थीटा, सॉरी 16 प्लस 4, तो ये बनेगा -20/16। और cos थीटा जो हो रहा है वो नेगेटिव में आ रहा है, कितना? -5/4, यानी 1.5, which is not possible, which is not possible, ठीक है। Hence A is the answer. नोट डाउन करो जरा ये वाली अप्रोच। सर रेंज वाली अप्रोच ना कर सकते?
अभी हाँ बिल्कुल वो भी कर सकते हैं। हाँ तो ठीक है। करते हैं, पहले इसको नोट डाउन करो। अच्छा अगर मैं बोलूं आपसे बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन के लिए बताओ जीरो रिजल्टेंट कब मिलेगा, आंसर निकालो मुझे। हेलो सर। हाँ सर ये सी वाला ऑप्शन भी तो जीरो नहीं दे रहा रिजल्टेंट। अभी देखते हैं, बिल्कुल हो सकता है, चेक करेंगे अभी। तो ये ए ऑप्शन के लिए चेक किया है, इसी तरीके से मैं बी ऑप्शन के लिए चेक करूंगा। तो बी ऑप्शन के लिए जब चेक करेंगे तो हमें जीरो ही चाहिए। तो बी ऑप्शन क्या हो गया, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 2 × 6 × 8 इंटू कॉस थीटा। और यहां से हमें मिल रहा है माइनस प्लस का 100 और प्लस 12 8 जा दैट इज 96 कॉस थीटा। 12 8 जा 96, 64 प्लस 36 100। तो ये भी जरा ध्यान से देखो, क्या ये हमें दे रहा है रिजल्टेंट जीरो दे सकता है? ये भी नहीं दे सकता, क्योंकि cos थीटा यहां पर भी लेस देन -1 आ रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल। हेंस बी इज आल्सो द आंसर। सर ऐसा सर सी भी सर सही है। बिल्कुल। तो फिर सर क्वेश्चन का मतलब ये क्यों सर सब तीन ऑप्शन सही है क्वेश्चन तो? मल्टीपल चॉइसेस नहीं आते क्या? जरूरी थोड़ी होता है कि एक ही ऑप्शन सही हो हमेशा। 4 न्यूटन और 4 न्यूटन दे सकते हैं, और बताओ कब देंगे, कब देंगे ये जीरो रिजल्टेंट? कितना एंगल होना चाहिए, 180। तो चेक कर लेते हैं। अच्छा सी ऑप्शन के लिए अगर चेक करेंगे तो सी ऑप्शन भी गड़बड़ है। 5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 10 कॉस थीटा, तो ये कितना बनेगा, माइनस प्लस 26 प्लस 10 कॉस थीटा, तो ये बनेगा -26/10 which is less than possible, and C is also the answer। ठीक है। और अब मैं डी ऑप्शन की बात करूं तो देखो 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 × 4 × 4 इंटू कॉस थीटा। तो 16 प्लस 16 32 प्लस 32 कॉस थीटा, अपने आप आ गया कॉस थीटा कितना, -1। कॉस थीटा -1 कब हो सकता है, which is possible at theta equal to 180 degree, hence D is not the answer। तो इसके आंसर क्या हो गए, ए बी एंड सी। कितनों को समझ में आ गया, थम्स अप भेजो। तो इस तरीके से चेक कर सकते हो कि कौन रिजल्टेंट दे सकता है कौन नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन,
या चलो कुछ भी ले लो, 2 न्यूटन एंड 8 न्यूटन एज फिगर दिया हुआ है एक्स वाई एक्सेस, एक ये वेक्टर दे दिया है, ठीक है, जिसको हमने ए वेक्टर बोल दिया, और एक वेक्टर ये बी वेक्टर, इसका एंगल यहां से 30 डिग्री, इसका एंगल यहां से 60 डिग्री। आपसे बोला गया फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट। सर आपकी वीडियो पॉज्ड हो गई है। क्या हो गया? ये सर आपकी वीडियो वीडियो रुक स्टॉप गई हो है। गई है। अच्छा अच्छा, अब ठीक है, आपसे ही हो गया, आपसे ही हो गया। ठीक ठीक, चलो नोट कर लो। तो दो वेक्टर्स है, बी वेक्टर और ए वेक्टर, एक्स एक्सिस से दोनों का एंगल दिया है, ए वेक्टर का 30 डिग्री, बी वेक्टर का 60 डिग्री। हमसे पूछा गया कि रिजल्टेंट बताना है इन दोनों वेक्टर्स का, निकालो। मैग्नीट्यूड दे रखा है आपको 2 न्यूटन और 8 न्यूटन। सो मॉड ए जो है वो दे रखा है 2 और मॉड बी दे रखा है आपको 8। मैं एक बार बता देता हूँ स्टेप क्या रहते हैं इनको करने के। पहले क्वेश्चन लिख लो अच्छे से। तो क्वेश्चन लिखने के लिए टाइम दे रहा हूँ 20 सेकेंड्स। सर ये पूरा एंगल 60 का है। हाँ, ये बी वाला जो एंगल बना रहा है वो 60 है। लिख लिया क्वेश्चन? ठीक, चलो देखते हैं माधव। अब हम इसके स्टेप्स देखो जरा, मैं स्टेप क्या बता रहा हूं। सॉल्यूशन टू सॉल्व फॉर द रिजल्टेंट, to solve for the resultant of vectors, या फिर मैं ये कहूं मल्टीपल वेक्टर्स, मोर देन 2 भी हो सकते हैं, मल्टीपल वेक्टर्स। फर्स्ट स्टेप, resolve all the vectors into the components along x, y and z axis, along x, y and z axis. Second step, add all the vector components, or add all the vector components, ठीक है, corresponding to x, y and z axis. क्लियर? मतलब सबसे पहले हम वेक्टर्स को रिजॉल्व करेंगे, फिर सभी के कंपोनेंट्स जो x के अलोंग आए हैं उनको अलग ऐड कर लो, y के अलोंग वालों को अलग ऐड कर लो, z के वालों को अलग ऐड कर लो, ठीक है। थर्ड स्टेप अगर हम देखें तो थर्ड स्टेप जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हम कैसे निकाल सकते हैं? अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट द नेट कंपोनेंट अलोंग x का होल स्क्वायर प्लस नेट कंपोनेंट अलोंग y का होल स्क्वायर और प्लस नेट कंपोनेंट अलोंग z का होल स्क्वायर, इसका रूट ले लो पूरे, ठीक है। तो हमारे क्या मिल जाएगा? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। ये स्टेप आपको फॉलो करना।
तो मैं चाहूंगा कि ये स्टेप पहले लिख लो आप, और फिर इन स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे कुछ क्वेश्चंस में। (16√4 + √3) देखते हैं, पहले ये लिख लो, लिखने के बाद डन भेजना है या फिर थम्स अप, और फिर हम आंसर निकालेंगे, चेक करेंगे। डन। तो देखो स्टेप 1, स्टेप 1 रिजॉल्व कर रहा हूं मैं, तो ए और बी वेक्टर को रिजॉल्व करूंगा। तो ए का जो कंपोनेंट है, ठीक है, ए का जो कंपोनेंट है वेक्टर ए का अलोंग एक्स, वो कितना आएगा 2 cos 30°, ठीक है। और बी वेक्टर का जो कंपोनेंट है अलोंग एक्स, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 8 cos 60। इसी तरीके से ए का जो कंपोनेंट अलोंग वाई है, वो कितना हो जाएगा 2 cos 60°, क्योंकि ए एंगल कितना बनाएगा 60 और ये एंगल कितना बनाएगा 30, और ये कितना हो जाएगा बी वाई हो जाएगा 8 cos 30। ठीक, दिस इज द स्टेप 1। और अब मैं स्टेप 2 करूं। स्टेप 2 नेट, ठीक है, नेट अलोंग एक्स, नेट कंपोनेंट अलोंग एक्स। तो नेट कंपोनेंट अलोंग एक्स कितना आएगा भाई, ax प्लस bx, जोड़ दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 cos 30 प्लस 8 cos 60, कितना हो गया, ये बन गया √3 और ये बन गया 4। इसी तरीके से नेट कंपोनेंट अलोंग y कितना बनेगा, ay प्लस by। ay कितना हो गया, ay हो गया 1 यानी 2 cos 60 प्लस by कितना हो गया 8 cos 30, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 4√3, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, ये हमारे पास नेट कंपोनेंट्स आ गए। अलोंग z, नेट अलोंग z कितना हो जाएगा, नेट अलोंग z az प्लस bz कितना है 0 प्लस 0, कोई भी नहीं। सो द रिजल्टेंट, तो अगर मैं रिजल्टेंट वेक्टर लिखना चाहूं, रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो वो मैं कैसे लिख सकता हूं, नेट कंपोनेंट अलोंग एक्स, नेट कंपोनेंट अलोंग वाई। तो नेट कंपोनेंट अलोंग, इसको मैं लिख सकता हूं आर एक्स और इसको लिख सकता हूं आर वाई, और ये हो जाएगा आर जेड। तो इसको लिख सकता हूं आर एक्स आई कैप, आर वाई जे कैप, आर जेड के कैप। ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर बन जाएगा ए और बी का। और आर एक्स और आर बी निकाल चुका हूं मैं, आर एक्स और आर वाई। तो आर एक्स और आर वाई अगर निकाल दिए, देखो जो रिजल्टेंट वेक्टर बन रहा है वो बनेगा, आर एक्स की जगह रखूंगा मैं √3 प्लस 4 आई कैप, प्लस आर वाई की जगह रखूंगा 1 प्लस 4√3 जे कैप, और के कैप क्या बनेगा 0 के कैप। और अगर मुझसे मॉड ऑफ आर पूछा गया, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, तो ये अंडर रूट कैसे दे सकता हूं मैं, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर, तो किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट √3 प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4√3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो 3 प्लस 16 प्लस 8√3 प्लस 1 प्लस 48 प्लस 8√3 कितना हो रहा है, अंडर रूट में 16 और 19 और 8 20 और 48 68 प्लस 16√3, ये आ रहा है हमारा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड।
कितनों को समझ में आ गया थम्स अप भेजो, और किसी को कोई डाउट है तो पूछो। सर हाँ इसमें सर पैरेललोग्राम वाला लॉ भी तो लगा सकते थे। अभी लगाएंगे, बिल्कुल मैं उसी को ही बताऊंगा। ठीक है सर। या वो भी लगा सकते हैं। हटा दूं ये सब? ठीक, अब ये देखो जरा कि जो हमने वेक्टर निकाला है ये वाला रिजल्टेंट वेक्टर, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, अगर मैं इसका डायग्राम देखूं, डायग्राम टू शो द रिजल्टेंट वेक्टर, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर कैसे बनेगा? देखो इस रिजल्टेंट वेक्टर को बनाने के लिए कौन कौन जिम्मेदार है? आर एक्स और आर वाई। तो रिजल्टेंट वेक्टर अगर हम देखें, इन दोनों का पैरेललोग्राम बना लो जो कि एक रेक्टेंगल होगा, और ये इसका डायगोनल, दिस इज आर वेक्टर। सो अगर मेरे से एंगल पूछ लिया जाता है, एंगल बाय द आर वेक्टर विथ हॉरिजॉन्टल, यानी एक्स एक्सिस, तो मैं एंगल कितना बोलता भाई? एंगल में बोलता अल्फा, और टेन अल्फा कैसे निकालता? आर वाई, ये किसके बराबर होगी? आर वाई के बराबर, और डिवाइड बाई आर एक्स। तो मेरा आ जाता 1+4√3 डिवाइड बाई √3 + 4, ये मेरे पास अल्फा आ जाता। कितना आ जाता अल्फा? tan इनवर्स, और ये पूरी क्वांटिटी अंदर। तो रिजल्टेंट वेक्टर, ये पता है, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये हम कैसे और ढूंढ सकते थे? ये ऐसे और ढूंढ सकते थे कि भाई हमारा जो ए वेक्टर था वो इस तरफ था, और जो बी वेक्टर था वो इस तरफ था। ठीक है, दिस इज ए वेक्टर और बी वेक्टर। ये डायग्राम इसके इक्विवेलेंट आएगा। देखो यहां मैं बनाऊंगा एक पैरेललोग्राम, और इनके बीच में बनाऊंगा मैं ये आर वेक्टर। तो ये आर वेक्टर और ये आर वेक्टर दोनों सेम। तो आप डायरेक्शंस कैसे भी ढूंढ सकते हो, इस तरीके से भी ढूंढ सकते हो, इस तरीके से भी ढूंढ सकते हो। ये जो एंगल है अल्फा, ये अल्फा एंगल एक्स एक्सिस के साथ बना है। तो ये अल्फा और ये अल्फा सेम। तो फॉर द डायरेक्शन आप कोई भी तरीका अपना सकते हो। मैं इसको रिकमेंड करूंगा, दिस इज अ रिकमेंडेड। तो नोट डाउन सॉल्यूशन सेम रहेगा दोनों का? क्या हो गया? तो सॉल्यूशन सेम रहेगा दोनों का? मैग्नीट्यूड सेम आएगा दोनों का, रिजल्टेंट और डायरेक्शन भी सेम आएगी। ये आर वेक्टर और ये आर वेक्टर दोनों सेम है। ओके सर। हेलो सर। हाँ हाँ बताओ। सर पैरेललोग्राम लॉ से आर सर उसके सेम नहीं आ रहा सर। अभी बताता हूं मैं, अभी सर ये करेंगे क्या हम। लिखा है नीचे? अल्फा इज इक्वल्स टू 10। tan इनवर्स इसके पूरी ये क्वांटिटी अंदर। सर हाँ सर वीडियो स्टॉप हो गई। वीडियो स्टॉप हो गई? नो सर, वीडियो चल रही है। चल रही है। ये वाली पूरी क्वांटिटी इसके अंदर, ब्रैकेट के अंदर। सर वीडियो स्टॉप हो गई सर। नहीं हुई, नेटवर्क चला गया तुम्हारा। चलो आगे बढ़ते हैं।
आंसर सेम आएगा, चाहे तुम पैरेललोग्राम लगा लो या ये लगा लो, मैग्नीट्यूड दोनों के सेम आएंगे। चलो तो आज के लिए आई थिंक तुम्हारी क्लास कितने बजे तक थी? 1 घंटे 40 मिनट की होती है सर। चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब तुम्हारा जो होमवर्क है, शीट करनी है तुमको, ऑल दी क्वेश्चंस ऑफ रिजल्टेंट वाले क्वेश्चंस तुम्हें करने हैं शीट में से, ठीक है? तो ये क्वेश्चन नंबर कितने हैं? कितने क्वेश्चन करने हैं? ग्रुप पर आई विल पोस्ट ऑन द ग्रुप। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।